Hello everyone, this is Dr. Monisha. Welcome back to my channel Self UGC नेट एजुकेशन के जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे यूनिट वाइज। तो कल हमने स्टार्ट किया था इंडियन और वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी के कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कशन किए थे। तो उसकी लिंक मैंने आपको आई बटन में दी हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। आज हम उसी का जो सेकंड पार्ट है यूनिट 1 का, यानी कि आपकी जो फर्स्ट यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज, उसका जो सेकंड पार्ट है तो वो है क्या, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का समाजशास्त्री अध्ययन। उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जो इम्पोर्टेंट होंगे आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, टेलीग्राम से आपको ज्वाइन होना है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि टेलीग्राम का लिंक आपको नहीं मिला। तो देखिए, ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो इस पर आपको चले जाना है। अगर देखिए कोई दिक्कत आती है कि चलो नहीं मिल पा रहा है, तो रीज़न ये है कि चैनल जो है वो अभी नया है और बहुत ज़्यादा लोग अभी इससे नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन टेलीग्राम पर आपको जाने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ये लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगी, उस पर क्लिक कीजिए, आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर पहुँच जाएंगे। फिर भी दिक्कत आती है तो एक नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, उसमें आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लिंक आपके व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दूँ। ठीक है, टेलीग्राम पे शेयर करने का फायदा ये होता है कि जो स्टूडेंट्स पहले से जुड़े हैं, जो आज जुड़ रहे हैं, उन सभी को वो सारे नोट्स मिल जाते हैं जो मैंने अभी तक शेयर किए हैं, जबकि व्हाट्सएप पर ऐसा नहीं होता है। तो ये रीज़न है कि टेलीग्राम सभी जो यूट्यूबर्स हैं वो प्रेफर करते हैं। ये नोट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर हिंदी मीडियम में मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको इंग्लिश में भी शेयर कर दूंगी। कल वाला जो वीडियो था उसके नोट्स जो है वो मैंने इंग्लिश में शेयर किए थे। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं हिंदी में भी शेयर कर दूँ। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्षमा मांगना, परिस्थिति को टालना या अनदेखा करना, समस्या का समाधान करना किससे संबंधित है। ठीक है, तो देखिए शास्त्रीय अध्ययन है ये, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर सोचेंगे, एनालिसिस करेंगे कि किससे आधारित हो सकता है। किसी व्यक्ति की सामाजिक क्षमता से, किसी व्यक्ति की भावनात्मक क्षमता से, किसी व्यक्ति की सांस्कृतिक क्षमता से, या किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमता से। तो देखिए समाज शास्त्र में शास्त्रिक अध्ययन है, जब हम बात करते हैं कि क्षमा मांगना है, परिस्थिति को टालना है, देखा करना है, तो कैसे सीखता है ये बंदा, कैसे सीखेगा, जब वो इस तरह के समाज में रह रहा है। अगर वो इस तरह के समाज में रह रहा है जहां पर हर एक छोटी छोटी गलती पर या फिर बातों पर गालियां देने की प्रथा है या फिर मारने की प्रथा है, तो वो क्षमा मांगने वाली स्थिति तो वो नहीं सीखेगा, चाहे वो कितने भी पोलाइट नेचर का हो। तो यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए किसी व्यक्ति की सामाजिक क्षमता पर आधारित होता है, कि वो कितने अच्छे से समाज में रहना जानता है, समाज का असर उस पर भी पड़ता है। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो समाज में जो समाजशास्त्री अध्ययन है उसमें इससे संबंधित जो कुछ भी मैटर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, कब कौन किसने इसका जो नियम है वो दिया था, प्रतिपादित किया था, बहुत सारा डिटेल है यहाँ पर, तो आप इसको देख लीजिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ नोट्स मिल सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि हाँ, अब बात कर लेते हैं सांस्कृतिक मानकों के एक संयोगशील समुच्चय के संबंध में प्रकारवादी जिस प्रकार के समाज को सामूहिक सहमति से बाध्य मानते हैं, उसकी जगह शक्ति को समाज की केंद्रीय विशेषता मानते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को इंगित करता है। संचालन का सिद्धांत, संघर्ष का सिद्धांत, नवीन संचालन का सिद्धांत, राजनीतिक प्रक्रिया का सिद्धांत। तो यहाँ पे देखिए बात क्या कर रहे हैं, शक्ति को समाज का केंद्रीय विशेषता मानते हैं। तो जब शक्ति को केंद्रीय विशेषता माना जाएगा तो बहुत सारे लोगों को संघर्ष करना होगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, संघर्ष का सिद्धांत। इसका और डिटेल में आप अध्ययन कर सकते हैं, ये डिटेल यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे जो आंदोलन हुए हैं, सामाजिक आंदोलन, उनके बारे में भी डिटेल है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है, संघर्ष किस लिए, कब इसको स्टार्ट किया गया, इसको बहुत डिटेल में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। 1970 और 1980 के दशक में जो युद्ध विरोधी, नागरिकों के युद्ध विरोधी आंदोलन जो हुए उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। क्या क्या है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखनी चाहिए। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि एमसीक्यू को सॉल्व कैसे करते हैं, तो चार जो ऑप्शंस हैं उन चारों ऑप्शंस को आपको बहुत डिटेल में अध्ययन करना चाहिए, ताकि अगर उन ऑप्शन से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो वो आपको मिल जाए। तो आपको ये अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। संरचनात्मक प्रकारवाद निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर आधारित है।
संरचनात्मक प्रकारवाद निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर आधारित है? संस्था समाज के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समाज को आकार देने के लिए सामाजिक कारकों पर आधारित सामाजिक संस्था है। समाज की स्थिरता के लिए प्रत्येक भाग की व्याख्या करता है। उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका जो आंसर होगा वो होगा सारी ही चीजें आवश्यक है, इसलिए क्योंकि अगर हम समाज को एक बहुत महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रकारवाद, संरचनात्मक प्रकारवाद की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको संस्था समाज के कामकाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, ये भी सही होगा। समाज के आकार देने के लिए सामाजिक कारकों पर आधारित सामाजिक संस्था, ये भी सही होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, इसको आप बहुत डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको संरचनात्मक प्रकारवाद के सारी ही डिटेल्स उपलब्ध हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा में बाधक नहीं हो सकता है? शिक्षा में बाधक क्या होता है? शिक्षा में बाधक होता है कि अगर कोई जातिगत ऐसी अवधारणा है, ये पर्टिकुलर जाति के लोग ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता है, तो ये तो अवरोध होगा। शिक्षा में भाषा भी अवरोध हो सकती है, ठीक है। क्षेत्रवाद और धर्म भी कभी कभी अवरोध उत्पन्न कर सकता है, या आप कहीं पर गए हैं, उस जगह पर कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जो एक क्षेत्र विशेष से आते हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण कभी भी अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकता है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है। तो नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या क्या जिम्मेदार हैं, इसको आप बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। अच्छा, डेफिनेशंस जो हैं, जैसे ये जोन्स की डेफिनेशन है, इसको आपको ध्यान में देखना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा में बाधा क्या क्या हो सकता है? तो देखिए, जाति जातीयता, भाषा भी बाधक हो सकती है, क्षेत्रवाद और धर्म हो सकता है, धर्म निरपेक्षता भी हो सकती है, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन भी हो सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, दो सूची आपको नजर आ रही हैं, फर्स्ट और सेकंड, इसमें आपको सुमेलित करना है। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसको ध्यान में देखते हुए देखिए, जो लोग व्यक्तिवादी संस्कृतियों में रहते हैं, जो लोग सामूहिक संस्कृति में रहते हैं, सांस्कृतिक तुलनात्मक दृष्टिकोण, स्वदेशी दृष्टिकोण। तो क्या है ये? जो लोग, नेक्स्ट जो सेकंड सूची है वो क्या है? गैर पश्चिमी व्यवस्था में व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए पश्चिमी दृष्टिकोण का विरोध करता है। अन्य संस्कृतियों के बारे में में व्यक्तित्व के बारे में पश्चिम विचारों का परीक्षण करता है। सामाजिक सद्भाव, सम्मान और समूह की जरूरतों को महत्व देता है। मूल स्वतंत्रता, प्रतियोगिता और व्यक्तिगत उपलब्धि। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको एक तरीका बताया था, जब इस तरीके की हो सूचियां आती हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन जो आपको बहुत सही लग रहा हो कि यहाँ इसका मैच ये हो सकता है, उस पर देखिए। बाकी यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, उनमें देखिए वो ऑप्शन कहाँ किस एक ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो लोग व्यक्तिवादी संस्कृतियों में रहते हैं, वे मूल स्वतंत्रता, प्रतियोगिता और व्यक्तित्व की उपलब्धि करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का देखिए चौथा है, एक में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, जो लोग सामूहिक संस्कृति में रहते हैं, वो सामाजिक उद्भाव, सम्मान और समूहों की जरूरतों को महत्व देते हैं, ठीक है। ये मुझे दो ऑप्शन जुड़े हुए लग रहे हैं, फर्स्ट का फोर्थ से और सेकंड का थर्ड से, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन इसके साथ में आ रहे हैं। सांस्कृतिक तुलनात्मक दृष्टिकोण, अन्य संस्कृतियों में व्यक्तित्व के बारे में पश्चिमी विचारों का परीक्षण करना। स्वदेशी दृष्टिकोण, गैर पश्चिमी व्यवस्था में व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए पश्चिमी दृष्टिकोण का विरोध करता है। तो ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या है। देखिए, इसका आंसर यही है जो हमें सही लग रहा है, ठीक है। तो इसको सेकेंड ऑप्शन पे टिक करते हैं, और बाकी आप इसका डिटेल यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाज में स्तरीकरण आधारित होता है शक्ति, संपत्ति और प्रतिष्ठा पर, संस्कृत, जाति और वर्ग पर, शिक्षा, आय और सशक्तिकरण पर, प्रेरणा, गतिशीलता और भौतिक संपत्ति पर, ठीक है।
समाज में स्तरीकरण आधारित होता है? शक्ति, संपत्ति और प्रतिष्ठा पर। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है शक्ति, संपत्ति और प्रतिष्ठा पर। ठीक है, इसका डिटेल में यहाँ पर आपको अध्ययन करना चाहिए। सारी ही बातों के बारे में आपको विशेष डिटेल जानकारी मिल जाएगी। किसी भी राष्ट्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राष्ट्र के लिए मानव संसाधन की शिक्षा और विकास की नीति आधारित होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी राष्ट्र के लिए मानव संसाधन की शिक्षा और विकास की नीति आधारित होनी चाहिए। इसके लोगों के चरित्र और उनकी परंपराओं पर, राष्ट्र के विकास के चरण पर, इसके छात्र और शिक्षकों के धन पर, इसके विकास और उपलब्ध अवसरों पर। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? किसी भी राष्ट्र के लिए मानव संसाधन की शिक्षा और विकास की नीति आधारित होनी चाहिए। इसके लोगों के चरित्र और उनकी परंपराओं पे, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्र के विकास पर, ये भी बहुत सही बात है। इसके छात्रों और शिक्षकों के धन पर, ये तो मुझको सही नहीं लग रहा है, धन पर तो नहीं होना चाहिए। इसके विकास और के लिए उपलब्ध अवसरों पर, ये सही लग रहा है। तो मतलब ए, बी और डी ये आंसर होना चाहिए इसका, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। एक सामाजिक संस्था के रूप में परिवार निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों की पूर्ति करता है? जैसे कि आप जानते हैं, जो परिवार है वो पहली इकाई होती है समाज की, है ना। तो इसमें आपको ये बताना है कि सामाजिक संस्था के रूप में परिवार निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो देखिए, बच्चों का समाजीकरण करता है, सही है। यह अपने सदस्यों को व्यवहारिक एवं भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है, ये भी सही है। यह सामाजिक समानता के लक्ष्य की स्थापना करता है। यह यौन प्रजनन के नियमन करता है। यह अपने सदस्यों को एक सामाजिक पहचान प्रदान करता है। देखने में तो सारे ही सही लग रहे हैं, पर हम ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या आंसर होना चाहिए। तो यह बच्चों का समाजीकरण करता है, ये तो सही है, यानी ए तो होगा ही होगा। यह अपने सदस्यों की व्यवहारिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है, ये भी सही है। यह सामाजिक समानता के लक्ष्य की स्थापना करता है। यह यौन प्रजनन के नियमन का नियमन करता है, यह भी सही है ना। तो ए, बी, डी और ये ई, ये अपने सदस्यों की सामाजिक पहचान देता है। आंसर देख लेते हैं हम, इसका क्या है। इसका देखो, यही है इसका सही आंसर, ए, बी, डी और ई। ए, बी, डी और ई। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है ना। इस तरह से हम क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं ना, तो बहुत ध्यान से देखिए कि कुछ ऑप्शंस तो आपको बहुत सही लगते हैं, कुछ में आपको लगता है कि असमंजस है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आपको कॉम्बिनेशन पर देख लेना है कि कॉम्बिनेशन क्या बैठ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको यहाँ डिटेल पढ़ लेना है। समाजीकरण का नियम, समर्थन का नियम, यौन प्रजनन का नियमन और सामाजिक पहचान का नियमन। आगे बढ़ते हैं। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार, जे कृष्णमूर्ति के बारे में आप जानते हैं, जद्दू कृष्णमूर्ति, जिनको आधुनिक युग का शंकराचार्य भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जे कृष्णमूर्ति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक सही प्रकार की शिक्षा में महत्वपूर्ण है? सही प्रकार की शिक्षा में महत्वपूर्ण है। अनुरूपता, आज्ञाकारिता, सहयोग और अनुशासन। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक सही प्रकार की शिक्षा में महत्वपूर्ण है? तो थोड़ा जे कृष्णमूर्ति के बारे में हमको समझना चाहिए। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार सही प्रकार की शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कारक सहयोग है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में हमें सहयोग दिया हुआ है, तो इसको हम टिक कर लेते हैं। लेकिन जय कृष्णमूर्ति को और अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए। उनके अनुसार शिक्षा केवल बच्चे के जीवन के किसी भाग के लिए तैयार नहीं करने के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चे को जीवन भर अधिगम के लिए तैयार करे, मतलब सीखने के लिए तैयार करे। उनके विचार के अनुसार शिक्षा सही प्रकार की शिक्षा संबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है, जो अकेले ही संपूर्ण के साथ में अनेक के साथ में सच्चा सहयोग लाती है। मतलब सहयोग पर उन्होंने जोर दिया है।
ठीक है। इसके अलावा आपको अनुरूपता के बारे में भी समझना है, आज्ञाकारिता के बारे में भी समझना है और अनुशासन के बारे में भी समझना है, ताकि अगर इनसे जुड़े हुए प्रश्न आते हैं तो आपको उसके आंसर्स भी पता चले। अगला क्वेश्चन ये है, किसी समाजवादी व्यवस्था अर्थव्यवस्था में शिक्षा के ध्येय, पाठचर्या और शिक्षण विधियां निर्धारित होती हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में शिक्षा के ध्येय मतलब गोल ऑफ एजुकेशन, पाठचर्या मतलब करिकुलम, शिक्षण विधियां मतलब टीचिंग मेथड निर्धारित होती हैं समाज कल्याण से, बाजार की शक्तियों से, लोकतांत्रिक आदर्शों, धर्मनिरपेक्ष आधुनिकीकरण से, सामाजिक सुधारों और राष्ट्रीय विकास से, निजी हितधारकों की आकांक्षाओं पर। किस पर आधारित होती हैं, ध्यान में समझिए। देखिए, समाज कल्याण तो होना चाहिए, है ना, समाज कल्याण तो होना चाहिए। बाजार की शक्तियों की बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हो सकती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की में शिक्षा के ध्येय की बात की जा रही। लोकतांत्रिक आदर्शों, धर्मनिरपेक्षता, आधुनिकीकरण ये भी होना चाहिए, सामाजिक सुधारों और राष्ट्रीय विकास में होना चाहिए। तो ई तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, निजी हितधारकों की आकांक्षाओं पर आधारित नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ए, सी और डी इसका सही आंसर होना चाहिए, ये वाला। देखिए ऑप्शन का आंसर क्या है, देखिए ए, सी और डी है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको इस पर टिक कर देना है। इसके बारे में डिटेल आपको दिया हुआ है, वो आप पढ़ लीजिए। राज्य में हर व्यक्ति को शिक्षा सुलभ हो, निशुल्क हो, समाजवाद अशिक्षित और सुशिक्षित के बीच में अंतर को कम करता है। ठीक है, शिक्षा का ध्येय, पाठचर्या और शिक्षण विधियां बड़े पैमाने पर समाज का कल्याण को ध्यान में देती हैं। लोकतांत्रिक आदर्शों, धर्मनिरपेक्षता, आधुनिकीकरण, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाजार की बात को नहीं की गई है। कई सारे स्टूडेंट्स इस बात में बाजार को हमेशा इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था की चर्चा यहाँ पे की जा रही है, तो उनको लगेगा कि बाजार की बात की जा रही है। लेकिन थोड़ा सा आपको तर्कपूर्ण स्थिति में अपने आंसर्स को टिक करना है ना। कई बारी हमें आंसर्स पता नहीं होते। देखिए, क्वेश्चन हमेशा ऐसे नहीं आते कि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, उससे संबंधित आपको प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न इसी तरह से बनते हैं, और तो इसी तरह से प्रश्न जब बनते हैं तो हमें थोड़ा सा तो जानकारी होनी चाहिए, और थोड़ा तर्कपूर्ण स्थिति में हम आंसर्स को टिक करते हैं, सही आंसर्स को टिक करते हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतने ज्यादा ज्यादा आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है इसकी जानकारी प्राप्त होगी, है ना। और तो आज के 10 क्वेश्चन हमारे पूरे हुए। इसके अलावा अब कल हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना, एजुकेशनल स्टडीज का ही, जिसमें हम बहुत सारे थिंकर्स के बारे में बात करते हैं, तो उनके हम क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, यहाँ तक आपने देखा, तो जरूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो जाते जाते लाइक करना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है सेल्फ लर्निंग को देखें, ताकि कभी टेलीग्राम को ढूंढने के लिए ना आपको जद्दोजहद ना करनी पड़े। जैसे आप सेल्फ लर्निंग टाइप करें, वैसे सेल्फ लर्निंग आपको मिल जाए। तभी मिलेगा ना, जब आप लोगों के सहयोग हमें प्राप्त हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे ही जो स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ में आप अध्ययन करते हैं, उन तक हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। मिलती हूँ कल फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के। अच्छा, फर्स्ट पेपर की भी मैं लेकर आऊँगी, तो फर्स्ट पेपर की वीडियोस भी आपको मिलेंगी प्रैक्टिस के लिए। तो इसको यहीं पर फिनिश करते हैं, कल फिर मिलते हैं। तो बहुत ख्याल रखिए। दिस इज़ मोनिशा साइनिंग।